हमारे साथ डीएलएफ के अब टॉप मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं 18 और स्वदेश पे, त्यागी साहब और खट्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि थोड़ी सी हिस्ट्री इस जगह के बारे में, थोड़ी सी इस कंपनी के बारे में। वो कहते हैं ना, जब मैं छोटा बच्चा था डीएलएफ और गुड़गांव आता था, मगर वहाँ पे जंगल ही दिखता था और छोटी सड़कें दिखती थी और छोटे छोटे घर दिखते थे, मगर अब माशाल्लाह देखिए बड़ी बड़ी इमारतें। तो ये कमाल कैसे हुआ? ये इसमें कोई कमाल नहीं है, इसमें जो इंग्लिश में बोलते हैं लेबर ऑफ लव। हाँ जी, हाँ जी। इसमें पिछले 30 साल का डीएलएफ ने बहुत मेहनत करी है, जो आज आप देख रहे हैं। इसमें एक हम कहावत अपने टेनेंट्स को और लोगों को बोलते हैं कि ताजमहल को 14 साल लगे थे बनने में, जी हाँ, जी हाँ। बट जब बन गया तो इट बिकेम अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, जी हाँ। वही ऐसा है, इसको 20-25 साल लगे, बट अब ये वो है जो पिछले सालों में क्रिएट किया है। पर ताजमहल 14 साल में बन गया था, यहाँ तो एक्सपेंशन होता ही रहा है, होता ही रहेगा, कंटिन्यूस बन रहा है। कितने और साल चलेगा? ये तो आई थिंक एक्सपेंशन तो हमारे पास अभी काफ़ी ज़मीन और एफएआर वगैरह है, और गॉड इज़ काइंड, अभी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, तो आई थिंक एक्सपेंशन अगले 4-5 साल तो इसी पेस पे चलता रहेगा। तो त्यागी साहब, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, आपने कहा है कि आपकी जो ग्रोथ रहेगी मिड टीन्स में रहेगी, जी। 15 से 18, 14 से 18 के बीच में। पर ये जब आपने हमें नंबर्स दिए थे, ये 2024 के बिगिनिंग में दिए थे जी। आपने बोला था कि आप जो एक साल में करेंगे आपने 9 महीने में कर लिया, तो क्या मिड टीन्स को अर्ली 20s करने का समय आ गया है? नहीं, अभी नहीं आया है। आ जाएगा। देखिए, जैसे कहते हैं भगवान जो है बहुत काइंड रहा है लास्ट 3 सालों से, एंड होपफुली मैक्रो जो हमारी सिचुएशन है पूरे देश की, रियल एस्टेट स्ट्रक्चर की, हमारी कंपनी की, वो सपोर्ट कर रही है इस ग्रोथ को। सो हमें उम्मीद है कि ये जो ग्रोथ पाथ हमने एक तरह से अपना दर्शाया है अपने एनालिस्ट प्रेजेंटेशन वगैरह में, हम उस पर अडियर कर पाएंगे, एंड होपफुली जो आप कह रहे हैं वो आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन let's see। हम कहते हैं ऊपर वाला देता है, छप्पर फाड़ के देता है, तो रियल एस्टेट बिल्डर छप्पर फाड़ के वर्ड तो यूज नहीं कर सकता। नहीं, छप्पर मार के नहीं कह सकते, बट एक चीज है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि जैसे डिमांड बढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हुई है, नंबर ऑफ क्रेडिबल डेवलपर्स जो मार्केट में वो रिलेटिवली कम है, तो इसलिए टू सम डिग्री जो बड़े डेवलपर्स हैं, जो ज़्यादा क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, उनका शेयर एक डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ा है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। तो अगर एक बेसिक बेंचमार्क यूज करें, जीडीपी ग्रोथ जी, और आपके हमारे देश में 4 से 5% इन्फ्लेशन है, जी। तो 15% आपकी नॉमिनल ग्रोथ है जी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर में जो ग्रोथ रहेगी वह नॉमिनल जीडीपी के आसपास रहेगी? नॉमिनल से नॉमिनल प्लस तक होनी चाहिए, बिल्कुल। और क्या प्राइसेस भी उस हिसाब से चलेंगे? प्राइजेस उसी हिसाब से चलेंगी, प्लस प्राइजेस ऑल्सो इस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में एपेटाइट कितना है देने का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके प्राइसेस बढ़ेंगी। ताकि साहब, अब हम जब बात करते थे इलेक्ट्रॉनिक सिटी की, तो पहले बैंगलोर का बैंगलोर नाम में आता था, मगर अब हम देखते हैं कि गुड़गांव या गुरुग्राम के अंदर भी स्टार्टअप्स हैं, ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी आईटी कंपनीज का यहाँ पे सेंटर्स है। आईटी के अंदर स्लो डाउन आ रहा है, तो जब इस प्रकार का बड़ा स्लो डाउन आता है तो आपको क्या लगता है डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा? तो ऐसे है कि ये आईटी सेक्टर अब बहुत बड़ा हो गया है, इसको 3-4 पार्ट्स 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो स्लो डाउन नहीं हुआ है, अच्छा, और उन्हीं से ही काफी ग्रोथ आ रही है वो। और ये जो न्यू एज कंपनीज हैं विच आर कॉल्ड दोज मैग्निफिसेंट 7 इन द यूएस, ऐसी कंपनीज काफी ज्यादा आ रही हैं। जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर थे उसमें पिछले 4 साल के ग्रोथ के बाद पिछले 1-1.5 साल का स्लोनेस आई है, बट हमें लगता है वो जब वेस्टर्न वर्ल्ड में आईटी की एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, वो अपने आप पिकअप हो जाएगा। हमने डिमांड भी देखी है ऊपर और इन्फ्लेशन भी ऊपर जाती देखी है जी। तो डेवलपर्स का मानता था जी हम दाम इसलिए बढ़ाए ना बिकॉज इन्फ्लेशन आ रही है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, तो क्या जो बिल्डर्स जो प्राइस हाइक ले रहे थे क्या वो भी कम हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि बिल्डर्स प्राइस हाइक ले रहे थे, आई थिंक एक मे बी शायद सही तरीका नहीं है। मार्केट एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइसिंग और प्राइसिंग मूवमेंट सपोर्ट कर रहा था और कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है, जो कि जिसका प्राइस मूवमेंट ज़्यादा सेकुलर होता है, वहाँ भी प्राइसेस बढ़ रही थी और बढ़ रही हैं। मे बी शायद पेस 19-20 हो सकती है। सो आई थिंक क्योंकि एक ओवरऑल जो हमारा टारगेट मार्केट है हमारे सेगमेंट का,
उसमें एक ऑप्टिमिज्म है, अपने 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 प्रति विश्वास है, देश के प्रति विश्वास है. सो आई थिंक एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइस मूवमेंट तो चल रहा है. जाहिर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट बिकम्स अनअफोर्डेबल उस टारगेट सेगमेंट के लिए, बट आई थिंक एक जनरल एक प्राइसिंग रोबस्टनेस तो डेफिनेटली मार्केट में है, और मेरे विचार में एटलीस्ट अगले 2-2.5 साल तो रहनी चाहिए. मगर ऐसा क्यों है कि कोविड के बाद जो हमने अप्रिसिएशन देखा है एनसीआर रीजन के अंदर और स्पेशली गुड़गांव और इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर मैक्सिमम अप्रिसिएशन देखने को मिला? शायद एनसीआर में पिछले 10 साल जो था उसके पहले वाला वर्स्ट हिट था. अच्छा. इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अबेंडन, इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स जो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम में फंस गए, तो शायद एनसीआर में जो नेगेटिविटी थी सबसे ज़्यादा थी. तो बेस इफेक्ट भी टू सम डिग्री आया है. तो अगर आप किसी प्रोडक्ट में देखें कि 2021 से 24 में प्राइस मूवमेंट आपको लगेगा बहुत है, लेकिन 2014 से 24 देखेंगे तो कहीं ज़्यादा मॉडरेट लगता है. तो एक 8-9 साल का एक नेगेटिविटी थी जिससे शायद मार्केट जो है वो उभरा है. हमारे दर्शक अक्सर जानना चाहते हैं, स्पेशली डीएलएफ से जानना चाहेंगे कि भाई इफ चॉइस टू इन्वेस्ट है भी, जी, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें? ये तो देखो, ये तो हर एक आदमी का अपना होता है. मगर इज द इन्वेस्टर बैक? देखिए, स्पेकुलेटर के लिए जगह नहीं है, बट सीरियस इन्वेस्टर जो अपने बच्चों के लिए दूसरा या तीसरा घर खरीद रहा है वो तो डेफिनेटली है. एनआरआई इन्वेस्टर डेफिनेटली बैक है, उसमें दो राय हो ही नहीं सकती. तो मैक्रोस की बात अगर करें तो इंडिया के अंदर नंबर ऑफ यंग कपल्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विच आर इवॉल्विंग, द पेनिट्रेशन ऑफ होम हाउसिंग, तो अभी तो बहुत बड़ी, जैसे हम कहते हैं कि काफी हमें ऊपर जाना है. ये बिल्कुल आपकी सही बात है. मैं एक्चुअली हफ्ता भर पहले एक बेन कंसल्टिंग की रिपोर्ट पढ़ रहा था. तो वो कह रहे थे कि जो इंडियन मिडिल क्लास है वो पेंटागन की तरह है, इतनी बड़ी है और वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड होती रहेगी. जब वो एक्सपैंड होगी सो हाउसिंग मार्केट, ऑफिस मार्केट, रिटेल विल ऑल ग्रो अलोंग विद इट and in certain segments and pockets at a rate higher than the growth in the economy. But त्यागी साहब, is DLF a company which is for classes not for masses? देखिए, ये तो खैर बड़ा एलिटिस्ट स्टेटमेंट है, बट ये फैक्ट है कि जहां तक हो सकता है हमारे अधिकांश जो प्रोडक्ट्स हैं वो, यू आर राइट, प्रीमियम, लग्जरी और सुपर लग्जरी कैटेगरी में है. इट इज़ नॉट कि हम जो है अपना आज से लोअर एंड पे हाउसिंग नहीं करना चाहते, बट एटलीस्ट हमें प्रॉफिटेबली उस मार्केट में ऑपरेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है. एंड देयर आर सम प्लेयर्स जो करते हैं और अच्छा करते हैं, बट हमने कहा माना कि हमारा जो स्वीट स्पॉट है वो आई थिंक प्रीमियम, लग्जरी और सुपर लग्जरी में है, तो इसलिए हम वहाँ फोकस ज़्यादा कर रहे हैं. लोग बोलते हैं कि भाई डीएलएफ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो 70 से 80 करोड़ के घर बिक रहे हैं. रीसेल में कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, हम नहीं पढ़े हैं. तो अल्ट्रा लग्जरी में इतना बूम क्यों आ रहा है? अब ये तो यार, द फैक्ट इज कि अल्ट्रा लग्जरी में बूम है, ये फैक्ट है. हमारा कैमिलियास जो है बहुत बिक रहा है. एंड वो बूम का तो पता नहीं, बट अगर महीने में 5 फ्लैट अल्ट्रा लग्जरी के बिके तो उसको बूम कहना, या कहना कि जो अनस्टेटेड डिमांड थी पिछले 6-7 साल की वो मीटअप हो रही है, ये दो अलग अलग. बट डेफिनेटली एक क्लास है, यूनिकॉर्न जिन लोगों के पैसे बने हैं, तो देयर इज अ सर्टेन क्लास. श्रीराम इज सेइंग कि साल के 40-50 फ्लैट अगर बिक रहे हैं उस तरह के, तो उतना तो डेफिनेटली डेप्थ है ही मार्केट. आखिरी कुछ सवाल, एक बड़ी बिग पिक्चर की बात करते हैं. इंडिया की जीडीपी अभी करीब $4 ट्रिलियन है. जी जी. आने वाले 5, 6, 7 साल में वो 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी. तो अगर इतना बड़ा इकोनॉमिक बूम आ रहा है तो रियल एस्टेट मार्केट में क्या हो जाएगा उसकी वजह से? देखिए, अगर रियल एस्टेट मार्केट में, और मेरे ख्याल से रेरा और जीएसटी वगैरह की वजह से अब रियल एस्टेट मार्केट कहीं ज़्यादा कंट्रोल्ड है, रेल्स पे है. सो ऑनेस्टली अगर ये अपने एम्बिशन की वजह से डीरेल नहीं हुआ, द रियल एस्टेट मार्केट में एक्चुअली बूम जो है वो स्ट्रेंथन करेगा बनिस्बत उसके जो लास्ट 3 साल में देखा है, इससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है. क्योंकि पीपल हैव टू स्टे डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मतलब ये कि जैसे 2010-11 में हुआ था कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी थी नहीं, उस तरह से नहीं होना चाहिए. अभी भी लोग बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो लैंड प्राइसेस हैं ग्लोबल लेवल से ज्यादा है. क्या हकीकत है ये? अब देखिए, हम तो वही डेटा पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं. यस, कुछ मेट्रोज में ऐसा है, फ्रैंकली वन इज सीइंग दैट, बट आई थिंक ये डिमांड सप्लाई का इशू है रियली. श्रीराम जी, थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं हम कहाँ खड़े हैं. मुझे बोला गया है कि इस एरिया में जो नाइट लाइफ है अब काफ़ी पॉपुलर है. कई लोग मुझे बोलते हैं कि बॉम्बे से अच्छी इस जगह की नाइट लाइफ हो चुकी है. तो हम इस टाइम खड़े हैं साइबर हब में. साइबर हब इज
ये साइबर सिटी के बीच में है और ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है फॉर द पीपल हु वर्क हियर और वो लोग जो गुड़गांव और दिल्ली में रहते हैं जो शाम को यहाँ आते हैं। नाइट लाइफ की थोड़ी कॉनोटेशन अच्छी नहीं होती तो यहाँ पे Social life. बहुत, हाँ, सोशल लाइफ, यहाँ बहुत फैमिलीज आती हैं शाम को और लोग आते हैं कि एक अच्छी ड्रिंक पी, अच्छा खाना खाया और थोड़ा अच्छे इन्वायरमेंट में घूमा और सेफ इन्वायरमेंट में घूमा जहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं रिकमेंडेशंस यार, क्योंकि हम तो मुंबई कल जा रहे हैं, तो आज यहाँ क्या करना चाहिए? नहीं, वो एक दिन में नहीं होगा पूरा, आपको हफ्ता 10 दिन रहना पड़ेगा। तो त्यागी साहब, आखिरी सवाल, कोविड के अंदर हम जब बात करते थे दुनिया अलग थी, अब दुनिया अलग है। तो हालांकि कोविड की बात करके दिल में डर सा आता है, मगर अब एक कॉन्फिडेंस भी आता है दैट वी कैन विथस्टैंड सच क्राइसिस। तो डीएलएफ के लिए वो जो पूरा एक्सपीरियंस था कैसा रहा और आप अव्वल नंबर पे कैसे निकले? देखिए, वो एक्सपीरियंस जो था वो ट्राइंग एक्सपीरियंस था, बहुत ऑफिसेज के लिए भी, बहुत हमारे घरों टफ के लिए भी। एक्सपीरियंस था और रिटेल में भी बहुत रिटेल में मतलब श्रीराम को अपनी टीम के मेरे हजारों लोग ऑफिसेज में रात को अपने रोकने पड़े, सपोर्ट स्टाफ वो सब। हमारे अपार्टमेंट्स में हंड्रेड्स ऑफ स्टाफ मेंबर हैड टू स्टे बैक फॉर वीक्स टुगेदर। हमने कोशिश की कि अपने टेनेंट्स और रेजिडेंट्स दोनों को जितना लीस्ट डिसरप्शन हो सकता था उतना लीस्ट डिसरप्शन करें, इंक्लूडिंग होम डिलीवरी ऑफ स्टफ, फूड, एवरीथिंग। सो ऑब्वियसली आई थिंक उसके बाद क्लियरली हमारी कंटिजेंसी प्लानिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स इम्प्रूव हुई हैं। हमने जो थोड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हायर किए, लोकल हॉस्पिटल से टाइप्स किए। मैं मानता हूँ कि एज अ देश ऑल्सो एंड एज सिटीज़ आज हम लोग शायद कहीं बेटर प्रिपेयर्ड हैं कि गॉड फॉरबिड अगर कभी ऐसे हालात रिपीट होते हैं। आई थिंक टुडे एज अ कंट्री एंड एज सिटीज़ एंड एज कंपनीज, I think all of us would hopefully be far better prepared. No, all I can share with my viewers that I've had the pleasure of tracking DLF when it was not listed. It became listed. Then we saw that extreme volatility after global financial crisis. Yeah. डबल डिजिट स्टॉक प्राइस को देखा था, 4 डिजिट में स्टॉक प्राइस को देख रहे हैं। और जिस तरह से चीज़ें ऊपर चल रही हैं, मैं हमेशा हमारे व्यूअर्स हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि 2 से 3, 3 से 4 और 4 डिजिट से 5 डिजिट की जर्नी और जल्दी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सारे ऑडियंस का। थैंक यू। Thank you.